नाउ नेक्स्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज मीन टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन। ये बहुत ज़रूरी है, आगे हम जितना भी मॉडिफिकेशन देखेंगे स्टीम पावर प्लांट में, उसके लिए ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है, दैट व्हाट एक्चुअली इज द मीन टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन। ओके ना, व्हाट एक्चुअली इज मीन, मीन का मतलब हम जानते हैं, सब जानते हैं। एवरेज, मीन इज नथिंग बट एवरेज। एवरेज का मतलब क्या हुआ, लेट सपोज देयर आर 5 स्टूडेंट्स इन द क्लास, और किसी पेपर में लेट सपोज दे आर गेटिंग, लेट सपोज एक को मिला 40, एक को मिला 30, एक को मिला 20, एक को मिला 10 और एक को मिला 0। ओके, दिस आर 5 स्टूडेंट्स आउट ऑफ लेट सपोज 50 में से 5 बच्चों को इस तरह से नंबर्स मिले। अब मैं अगर बोलूँ कि व्हाट इज द एवरेज ऑफ दिस पर्टिकुलर क्लास, इस क्लास का एवरेज क्या होगा, तो व्हाट विल यू विल डू, आप सबको ऐड करेंगे। 40 + 30 इज 70, 70 + 20 इज 90, + 10 इज 100, तो ये हो गया 100। और टोटल कितने बच्चे हैं, 5 स्टूडेंट्स हैं, तो ये हो जाएगा आपका एवरेज जो मिलेगा डेट इज 20। ओके, अब इस एवरेज का मतलब क्या हुआ, ध्यान दो, अब ध्यान से समझना। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस एवरेज, इस एवरेज का मतलब ये हुआ कि अगर सारे बच्चों को 20 20 20 20 मिलता, सब बच्चों को अगर 20 भी मिलता, तब भी इसका जो टोटल है आपका वही रहता जो अभी आपको मिल रहा है। अभी आपको कितना मिल रहा है, 100 मिल रहा है, और अगर मैं सब बच्चों को इक्वली अलॉट कर दूं 20 मार्क्स, तब भी आपको टोटल वही मिलता। दिस इज द मीनिंग ऑफ एवरेज, दिस इज द मीनिंग ऑफ मीन। यही समझ आ रही है, ठीक है। नाउ व्हाट इज मीन टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन, हीट एडिशन का मीन टेम्परेचर। अब हीट एडिशन जो प्रोसेस हो रही है आपको दिख रहा है यहाँ पर 0.4 से हम स्टार्ट कर रहे हैं, दिस इज टीएस डायग्राम। कंटिन्यूसली 0.4 से लेकर इस पर्टिकुलर पॉइंट तक हमारा जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो रहा है। लेट सपोज इसको मैं नाम दे दिए 0.4 डैश, गेटिंग दिस। उसके बाद हमारी जो लिक्विड है वो सेचुरेट हो गया है। अब उसमें फेज चेंज हो रहा है, फेज चेंज के टाइम टेम्परेचर चेंज नहीं होता है, तो 4 डैश से लेकर 1 डैश तक कोई टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ है। देन 1 डैश में सेचुरेटेड वेपर बन गया है, देन 1 डैश से लेकर 1 तक सुपर हीटेड वेपर है, तो अल्टीमेटली उसका टेम्परेचर और इंक्रीज हो रहा है। मतलब अल्टीमेटली हर एक पॉइंट पे इसका टेम्परेचर जो है वो चेंज हो रहा है। गेटिंग दिस। नाउ इफ आई एज्यूम कोई एक ऐसा टेम्परेचर अगर मैं एज्यूम करूं सच दैट कि पूरी हीट उस टेम्परेचर में भी अगर मैं ट्रांसफर कर रहा हूं, सच दैट कि हीट ट्रांसफर विल बी सेम, मतलब इस प्रोसेस में हीट ट्रांसफर, और जो मैं कांस्टेंट टेम्परेचर लेके जो हीट ट्रांसफर कर रहा हूं उस प्रोसेस में हीट ट्रांसफर, दैट हीट ट्रांसफर इज सेम, तब वो टेम्परेचर कितना होगा, दैट पर्टिकुलर टेम्परेचर इज मीन टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन। ओके, एक बार मैं फिर से समझाता हूँ। लेट सपोज कोई एक टेम्परेचर मैं एज्यूम कर रहा हूँ, ध्यान दो इधर, ये एक टेम्परेचर मैंने एज्यूम किया, ये टेम्परेचर इस तरह से है सच दैट कि ये वाली प्रोसेस में इसको मैंने नाम दे दिया 5, इसको मैंने नाम दे दिया 6, सच दैट कि इस 5-6 प्रोसेस में जितनी हीट ट्रांसफर हो रही है ना, ये 5-6 प्रोसेस में जितनी हीट ट्रांसफर हो रही है, सेम हीट आपकी 4-1 प्रोसेस में हो रही है, तभी तो इसको मीन बोलेंगे ना। मीन हमने कब बोला था, यहाँ सबको अलग अलग मार्क्स मिल रहे थे, हमने सबको इक्वल मार्क्स अलॉट कर दिए, वो मीन कहलाया। ठीक है, सेम चीज यहाँ 5-6 में जितनी हीट ट्रांसफर हो रही है, वी आर एज्यूमिंग कि जितनी 5-6 में हीट ट्रांसफर हो रही है उतनी ही हीट आपकी 4-1 में ट्रांसफर हो रही है। ओके, और इसको दूसरी लैंग्वेज में अगर मैं बोलूँ तो 5-6 के नीचे जितना हमको एरिया मिल रहा है, सेम इज द एरिया अंडर दिस 4-1, बिकॉज एरिया अंडर टीएस डायग्राम गिव्स हीट ट्रांसफर। तो 5-6 के नीचे का जितना एरिया होगा वही सेम एरिया हमारा 4-1 के नीचे का होगा। गेटिंग दिस। तब ये टेम्परेचर कितना है, तब ये वाला टेम्परेचर हमारा कितना होगा, लेट सपोज मैं TM1 दे रहा हूँ, तो दिस पर्टिकुलर टेम्परेचर इज नथिंग बट मीन टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन। ओके, मीन टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन वो टेम्परेचर है अगर मैं पूरी हीट को एक कांस्टेंट टेम्परेचर में ट्रांसफर करूं, जितनी हीट मैं अभी ट्रांसफर कर रहा हूं 4 से लेकर 1 तक मैं जो हीट ट्रांसफर कर रहा हूं, सेम हीट को ही अगर मैं कोई एक कांस्टेंट टेम्परेचर में ट्रांसफर करूं, तब वो टेम्परेचर कितना होगा, दैट पर्टिकुलर टेम्परेचर इज नथिंग बट मीन टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन। ओके, आई थिंक दिस इज क्लियर, मीन टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन। ओके, तो अब इस मीन टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन के मायने क्या है, ये चीज़ अभी आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगी कि क्यों हम इसमें इतना ज़्यादा पीछे पड़ रहे हैं मीन टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन को निकालने के लिए, क्यों हमको आखिर इस चीज़ की ज़रूरत है, एवरेज मार्क्स को या एवरेज निकालने की हमको क्यों ज़रूरत पड़ती है। अच्छा, एफिशिएंसी अगर मैं देखूँ, व्हाट विल बी एफिशिएंसी ऑफ दिस पर्टिकुलर टर्बाइन, एफिशिएंसी इज इक्वल टू 1 - Q2/Q1। ओके, एफिशिएंसी क्या होती है, W net/Q1 और W turbine - W pump/Q1, and what is this W turbine - W pump, Q1 - Q2/Q1, or you can say efficiency is equal to 1 - Q2/Q1, yes or no? Okay, now what is this Q2 here, Q2 क्या है इस पर्टिकुलर प्रोसेस में, Q2 क्या है, Q2 इज नथिंग बट यहाँ का टेम्परेचर, लेट सपोज हमने ले लिया T2। ओके, तो Q2 क्या है, Q2 इज नथिंग बट एरिया अंडर दिस 2-3,
गेटिंग दिस? तो एरिया अंडर 2 3 कितना है? दिस इज नथिंग बट T2 इंटू S2 माइनस S3, S2 माइनस S3, दिस इज नथिंग बट Q2। क्लियर नहीं है? सिमिलरली Q1 कितना होगा? हाँ, Q1 इज व्हाट? एरिया अंडर 5 6, एरिया अंडर 4 1 को ही हमने एरिया अंडर 5 6 कहा, तो या तो आप 4 1 के नीचे का निकाल लीजिए या 5 6 के नीचे का निकाल लीजिए। 5 6 के नीचे का निकालना बहुत इजी है क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन है। तो एरिया अंडर 5 6 कितना हो जाएगा? दिस इज नथिंग बट TM1, ओके, दिस इनटू दिस, तो ये कितना है? दिस इज TM1 इनटू S6 माइनस SY, S6 माइनस SY, या फिर इसको आप लिख सकते हैं TM1, S6 को क्या लिख सकते हैं? S6 इज नथिंग बट S2 माइनस SY को लिख सकते हैं आप S3, तो S2 माइनस S3, दिस इज नथिंग बट Q1। ये चीज समझ में कि नहीं? ठीक है, तो यहाँ से हमको एफिशिएंसी मिल जाएगी कितनी? 1 माइनस Q2 इज व्हाट? T2 इंटू S2 माइनस S3, Q1 is what? TM1 into S2 minus S3. So this S2 minus S3 will be cancelled out and you will get efficiency as 1 minus T2 by TM1. Very very important conclusion. Efficiency is 1 minus T2 by TM1. Where TM1 is what? Mean temperature of heat addition. अब ये क्यों इतना important है? अब यहाँ से समझ में आएगा आपको क्यों हम इतना पीछे पड़े mean temperature of heat addition के। अब अगर मुझे efficiency को increase करना है तो एफिशिएंसी को इंक्रीज करने के लिए क्या तरीका है? अब मैं अगर मीन टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन जितना ज़्यादा बढ़ाता हूँ, इफ आई एम इंक्रीजिंग दिस मीन टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन, TM1 की वैल्यू जितनी बढ़ेगी T2 बाई TM1 की वैल्यू उतनी ही कम होगी, 1 माइनस T2 बाई TM1 की वैल्यू उतनी ही बढ़ेगी और एफिशिएंसी की वैल्यू उतनी ही ज़्यादा बढ़ेगी। यही समझ आ रही है? ऑन द कॉन्ट्रेरी, अगर मीन टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन डिक्रीज होता है, T2 बाई TM1 हमारा डिक्रीज होगा, 1 माइनस T2 बाई TM1 हमारा इंक्रीज T2 बाई TM1 हमारा इंक्रीज होगा, 1 माइनस T2 बाई TM1 हमारा डिक्रीज होगा और एफिशिएंसी हमारी डिक्रीज हो जाएगी। नाउ यू विल से कि सर T2 का क्या होगा? T2 को भी तो हम चेंज कर सकते हैं। T2 जो है दिस इज द लोएस्ट टेम्परेचर, इसको बहुत ज़्यादा चेंज करना हमारे हाथ में नहीं है। ओके, एटमॉस्फेयर से थोड़ा सा और नीचे आप ले जा सकते हैं, अदरवाइज आपको उसमें फिर रेफ्रिजरेशन सिस्टम लगाने पड़ेंगे जो कि वर्थ नहीं रहता ऑब्वियसली। ओके, तो इसलिए ये T2 को चेंज करना वर्थ नहीं रहता है, T2 को बहुत ज़्यादा चेंज करना हमारे हाथ में नहीं है। हम क्या कर सकते हैं? इस TM1 को चेंज कर सकते हैं, एफिशिएंसी हमको इंक्रीज करना है तो। ओके, तो अब हमारा पूरा फोकस क्या होना चाहिए इस TM1 को इंक्रीज करने के लिए? अगर हमको एफिशिएंसी बढ़ानी है तो ऑब्वियसली अब हमको किस पे फोकस करना पड़ेगा? अभी पूरी साइकिल पे फोकस करने की जरूरत नहीं है। हमको एक चीज़ समझ में आ गया कि अगर मैं मीन टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन बढ़ा देता हूँ तो मेरी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, और अगर किसी कारण से मीन टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन ही अगर कम हो रहा है तो मेरी एफिशिएंसी कम हो जाएगी। तो अब मेरा पूरा जो फोकस है वो होना चाहिए इस मीन टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन को बढ़ाने में। क्लास का जो पूरा फोकस है वो होना चाहिए इस एवरेज मार्क्स को, जो भी आपका एवरेज मार्क्स मिल रहा है, जो 20 मिल रहा है अभी, उसको हम इंक्रीज अब कैसे कर सकते हैं, ये हमारा इसमें फोकस रहना चाहिए। यानी बहुत इजी तरीके से मैं आपको समझाऊंगा कि किस किस तरीके से, कौन कौन से तरीके से आप इस मीन टेम्परेचर को या फिर मीन मार्क्स को, एवरेज मार्क्स को आप इंक्रीज कर सकते हैं। ओके, तो कॉमन सेंस की चीज़ें हैं, कोई बहुत बड़ी चीज़ें नहीं है, कॉमन सेंस की चीज़ें हैं। अगर मीन मार्क्स को, एवरेज मार्क्स को, किसी क्लास के एवरेज को बढ़ाना है ना, तो अब क्या क्या तरीका हो सकता है? ठीक है, एक चीज़ हमको समझ में आ गई कि लोएस्ट टेम्परेचर को हम बहुत ज़्यादा छेड़ नहीं सकते, है ना। एक चीज़ हमको समझ में आ गई कि जो कम मार्क्स वाले हैं वो लोग तो ऐसे ही बहुत ढीठ होते हैं, है ना, उनको आप बहुत ज़्यादा, मतलब बैल गधे के आगे, सॉरी भैंस के आगे बीन बजाए समान रहता है वो, तो इनको हम बहुत ज़्यादा छेड़ नहीं सकते। तो एक तरीका ये हो सकता है कि जो ज़्यादा मार्क्स वाले हैं इनको आप मोटिवेट करें, जितने ज़्यादा मार्क्स वाले हैं उनको आप मोटिवेट करें, उनको आप और अच्छे मार्क्स लाने के लिए मोटिवेट करें, उनको प्रिपेयर करें कि और अच्छे मार्क्स लेके आएँ। क्योंकि अगर ज़्यादा मार्क्स वाले भी अगर अच्छे मार्क्स ले आते हैं, ये अगर 40 का 50 चले जाता है, ये अगर 30 का 40 चले जाता है, देन ऑब्वियसली हमारा जो मीन है वो बढ़ जाएगा। तो सबसे पहला तरीका यही है कि जो ज़्यादा मार्क्स लेके आ रहा है उसको और ज़्यादा मार्क्स लाने के लिए मोटिवेट करो। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे? अब हम यहाँ से देखो कंसेप्ट आता है सुपर हीटिंग का, है ना। सुपर हीटिंग आखिर क्यों ज़रूरी है? ओके, तो सुपर हीटिंग में क्या कर रहे हैं हम बेसिकली, जो अब इसमें क्या हो रहा है कि कुछ हीट लो टेम्परेचर में ट्रांसफ़र हो रही है, कुछ हीट हमारी हाई टेम्परेचर में ट्रांसफ़र हो रही है। ठीक है, तो सुपर हीटिंग का बेसिकली फंडा क्या है? सुपर हीटिंग का फंडा यही है कि जो हाई मार्क्स ला रहा है उसको और हाई कर दो, तो हमारे पास जो हाई टेम्परेचर में जो कम हीट ट्रांसफ़र हो रही थी उसको मैं जितना ज़्यादा बढ़ाऊंगा सुपर हीटिंग में, जितना ज़्यादा बढ़ाऊंगा उतनी ही ज़्यादा मेरी एफिशिएंसी जो है वो इंक्रीज़ होती जाएगी। मीन टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन इंक्रीज होगा एंड करस्पॉन्डिंगली एफिशिएंसी मेरी इंक्रीज होगी। तो पहला तरीका तो ये हो गया डेट यू हैव टू सुपर हीट। ओके, एक एक तरीके मैं आपको बता रहा हूँ, उसके बाद फिर हम इसको
डिस्कस करेंगे। सबसे पहला तरीका क्या हो गया हमारा, सुपर हीट का तरीका होगा। सुपर हीट में क्या किया हमने, इस जो हाई टेम्परेचर में जो हीट ट्रांसफर हो रही थी उसको हम बढ़ा दिए, इसको और बढ़ाओ और एफिशिएंसी बढ़ेगी, और बढ़ाओ और एफिशिएंसी बढ़ेगी। लेकिन कब तक बढ़ाओगे, इनकी भी तो लिमिट है, इनकी भी तो लिमिट है, ये भी तो इंसान है ना। ऐसा तो नहीं कि सबको आप 50 तक पहुंचा दोगे, गेटिंग दिस नॉट। तो उसकी एक अपनी लिमिट है। आप सुपर हीटिंग को एक लिमिट तक ही बढ़ा सकते हैं। वाई? बिकॉज दैट लिमिट ऑफ सुपर हीट डिपेंड्स ऑन द मेटलर्जिकल कंडीशन ऑफ द टरबाइन। टरबाइन की अपनी एक मेटलर्जिकल कंडीशंस है। एक टेम्परेचर के ऊपर अगर आप उसमें स्टीम डालोगे तो हो सकता है कि उसका क्रिटिकल टेम्परेचर से ऊपर चले जाए, रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर से ऊपर चले जाए और वो बैंड हो जाए, गेटिंग दिस नॉट। तो वो मेटलर्जिकल कंडीशन पे डिपेंड करता है कि आपको कितना सुपर हीट करना है। ऐसा नहीं कि सुपर हीट करते जाओ एफिशिएंसी आपको मिलते जाएगी, ऐसा नहीं रहता है। ओके, तो एक लिमिट तक ही आप उस चीज़ को सुपर हीट कर सकते हैं, उसके ऊपर आप सुपर हीट नहीं कर सकते, गेटिंग दिस नॉट। तो ये था हमारा फर्स्ट तरीका एफिशिएंसी को इंक्रीज करने का, विच वॉज टू सुपर हीट, जो कि एक लिमिट तक ही पॉसिबल हुआ। ठीक है, नाउ व्हाट इज द सेकेंड वे? अगला तरीका अब हमारा क्या हो सकता है? ठीक है, सेम चीज़, वापस से क्लास में आ जाओ। इस क्लास के एवरेज को हमको बढ़ाना है, तो एक तो हमने कर दिया जितना हम कर सकते थे, इन लोग को मोटिवेट किया, हाई मार्क्स वालों को, कि भाई जितना ज़्यादा ला सकते हो उतना लेके आ जाओ। एक लिमिट तक वो लोग लेके भी आ गए। अब क्या कर सकते हैं, अब हम ये कर सकते हैं कि इस पूरी की पूरी क्लास का एक ट्रेनिंग प्रोग्राम कराओ। ठीक है, मतलब एग्जाम में बैठने के पहले कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस आप उसको बोल सकते हैं, इनको एक्स्ट्रा क्लासेस के थ्रू और ज़्यादा मोटिवेट करो, और ज़्यादा उनको पढ़ाओ, और ज़्यादा उनसे प्रैक्टिस करवाओ, सबसे पूरी की पूरी क्लास से। तो उनका एक लेवल जो है, पूरी क्लास का लेवल जो है वो हाई हो जाएगा। ओके, और उस हाई लेवल में फिर हमको उनका एवरेज जो है वो अच्छा मिल जाएगा। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि ये जिस प्रेशर में अभी ट्रांसफ़र हो रहा है, लेट्स सपोज P1 प्रेशर में हो रहा है, ध्यान दो इधर, अगर मैं इसका प्रेशर इंक्रीज़ करता हूँ किसी भी तरीके से, अगर मैं प्रेशर इसका इंक्रीज़ कर लेता हूँ, ठीक है, तो प्रेशर इंक्रीज करने पर क्या हुआ, ये देखो, ये एरिया इसके अंदर का जो एरिया था वो बढ़ गया। मैंने प्रेशर इंक्रीज किया तो एरिया बढ़ गया, एरिया बढ़ने पर वर्क डन बढ़ गया। प्रेशर में और इंक्रीज करूंगा तो और वर्क डन बढ़ जाएगा। प्लस साथ ही साथ मीन टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन भी इंक्रीज हो रहा है। पहले यहाँ लो टेम्परेचर में हीट ट्रांसफर हो रही थी, अब हाई टेम्परेचर से हीट ट्रांसफर हो रही, तो मीन टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन भी बढ़ रहा है और एफिशिएंसी भी मेरी बढ़ेगी। अगर मैं इस पूरे के पूरे प्रेशर को मैंने शिफ्ट कर दिया, लेट सपोज P1 से मैंने शिफ्ट कर दिया P1 डैश में, और प्रेशर शिफ्ट करूंगा P1 डबल डैश में, तो और हो सकता है कि मेरा वर्क बढ़ जाए। लेकिन इसकी भी एक लिमिटेशन है। इसकी क्या लिमिटेशन है, देखो यही सब चीज़ फिगर से ही क्लियर होगी आपको। ठीक है, इसकी क्या लिमिटेशन है, मैंने क्या किया, पहले जो P1 प्रेशर में हीट ट्रांसफर हो रही थी उसको मैंने P1 डैश में कर दिया। तो अब P1 डैश में कर दिया और ये टेम्परेचर तो फिक्स है, ऑलमोस्ट फिक्स है। मैंने जैसा आपको बताया सुपर हीट टेम्परेचर जो रहेगा वो तो फिक्स ही रहेगा। दैट डिपेंड्स ऑन मेटलर्जिकल कंडीशन ऑफ द टरबाइन। तो इसको आप ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पर बढ़ा दिए तो यहाँ पर भी बढ़ा दोगे, ऐसा तो नहीं कर सकते। तो ये अल्टीमेटली यहाँ पर आके अटक गया, ये कॉन्स्टेंट प्रेशर में हीटिंग हो रही है, यहाँ पर आके अटक गया ये। अब यहाँ पर आके अटक गया और अगर मैं अब इसको एक्सपेंड कर रहा हूँ, ठीक है, तो अब देखो क्या दिक्कत जा रही है, क्या प्रॉब्लम जा रही है, ये आ गया। जो पॉइंट मेरा 2 में मिलना चाहिए था वो अब आ गया मेरा 2 डैश में। मतलब क्या हुआ इसका, मतलब ये हुआ कि मेरा ड्राइनेस फ्रैक्शन जो है स्टीम का वो कम हो गया। यही समझ आ रही कि नहीं आ रही? और ड्राइनेस फ्रैक्शन कम होने का मतलब आप समझ रहे हैं, ड्राइनेस फ्रैक्शन कम हो रहा है मतलब उसमें वेट पार्टिकल्स ज़्यादा आ रहे हैं, और वेट पार्टिकल्स किसी टरबाइन में ज़्यादा आएंगे तो वो उस टरबाइन को उतना ही ज़्यादा कोरोड करेंगे, पहली चीज़। और दूसरा ऑब्वियसली वर्क डन तो अफेक्ट होगा ही, वर्क डन अफेक्ट होगा, साथ ही साथ उतना ही ज़्यादा उसको कोरोड करेंगे। ओके, तो ड्राइनेस फ्रैक्शन कभी भी एक चीज़ ध्यान रखना, डेट एक्स शुड नॉट बी लेस देन 0.85। x जो है, x की वैल्यू हमेशा 0.85 से ज़्यादा ही रहनी चाहिए। आपको x की वैल्यू अगर 0.85 से कम ला रहे हैं तो आपका टरबाइन जो है, आपका जो प्लांट है वो एफिशिएंट नहीं रह जाता है। ओके, तो x की एक अपनी लिमिट है ड्राइनेस फ्रैक्शन की, उससे उस लिमिट से आगे आप नहीं बढ़ा सकते। गेटिंग दिस? तो हमने एक जो तरीका अपना रहे थे, हम यहाँ पर क्या कर रहे थे, हम प्रेशर को इंक्रीज़ कर रहे थे। तो प्रेशर को इंक्रीज़ करने पर क्या हो गया, साथ ही साथ ड्राइनेस फ्रैक्शन जो है वो कम हो गया। अब ड्राइनेस फ्रैक्शन कम हो गया, अब क्या करें, गेटिंग दिस? तो अब एक और काम कर सकते हैं। अब हम यहाँ से देखो एक कंसेप्ट आता है, डेट इज ऑफ रीहीट साइकिल। ओके, ये मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, अब ध्यान दो, सब चीज़ एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है ना, ध्यान से समझ लो एक साथ, फिर हम लास्ट में उसका जो एक्सप्रेशन है वो सब एक साथ कर लेंगे।
ओके तो अब रीहीट साइकिल में क्या करेंगे, रीहीट साइकिल की जरूरत क्यों पड़ी आपको समझना है, क्यों जरूरत पड़ी, हमने क्या किया, प्रेशर इंक्रीज किया, प्रेशर इंक्रीज करने पर ड्राइनेस फ्रैक्शन जो है वो डिक्रीज हो गया, तो ड्राइनेस फ्रैक्शन को मेंटेन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अब हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर रीहीट करना पड़ेगा। अब रीहीट कैसे कर सकते हैं, क्या किया हमने, यहाँ से इसको यहाँ तक एक्सपेंड किया, पहले ध्यान दो इधर, ये हायर प्रेशर में मैंने यहाँ तक इसको एक्सपेंड किया ऑलमोस्ट इस पॉइंट तक, सैचुरेशन पॉइंट तक, और फिर उसके बाद मैंने उसको बॉयलर में भेज दिया और बॉयलर में भेज के मैंने फिर से उसको एक्सपेंड किया। हमारी प्रॉब्लम क्या थी, हमारी प्रॉब्लम थी कि ड्राइनेस फ्रैक्शन कम नहीं होना चाहिए, ठीक है, रीहीट में प्रेशर बढ़ाने पर ड्राइनेस फ्रैक्शन जो है वो कम हो रहा था। तो हमने क्या किया, पहले इसको एक टरबाइन में, हाई प्रेशर टरबाइन में यहाँ से यहाँ तक उसको एक्सपेंड किया, लेट सपोज 0.1 से 0.2 तक उसको एक्सपेंड किया, देन 2 से लेकर 3 तक फिर से उसको बॉयलर में भेज दिए। कैसे भेजे, क्या भेजे, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। अभी बस कंसेप्ट समझ लो कि क्या क्या कर सकते हैं हम एफिशिएंसी को इंक्रीज करने के लिए, ठीक है। 1 से 2 में हमने एक हाई प्रेशर टरबाइन में भेजा, फिर 2 से 3 में हमने क्या किया, फिर से उसको रीहीट कर दिया, उसको बॉयलर में भेज दिए, फिर बॉयलर से वापस उसको लेके आ गए एक दूसरे टरबाइन में विच इज कॉल्ड एज लो प्रेशर टरबाइन। ये तो हाई प्रेशर में काम कर रहा था टरबाइन, दूसरा जो टरबाइन रहेगा वो स्पेसिफिकली लो प्रेशर के लिए बना है, लो प्रेशर टरबाइन है। तो यहाँ पर हमारा जो प्रेशर रहेगा डेट विल बी P2, यहाँ पर हमारा जो प्रेशर था डेट वॉज P1, यहाँ का जो प्रेशर हो जाएगा डेट विल बी P2। तो ये लो प्रेशर में फिर हमारा फिर एक्सपेंड हो गया यहाँ तक। ओके, तो ये जो हमारी प्रॉब्लम थी ड्राइनेस फ्रैक्शन की वो रिजॉल्व हो गई। ओके, तो ये इसको मैं फिर से आपको बना के दिखा देता हूँ। ये अभी सिर्फ मैं एक कंसेप्ट समझा रहा हूँ, ये सारी चीज़ें अभी हम डिस्कस करेंगे कि रीहीट साइकिल में क्या होता है, रीजनरेटिव साइकिल में क्या होता है, क्यों ज़रूरी है ये सारी चीज़ें। ओके, तो ये हमने क्या किया, प्रेशर को इंक्रीज़ किया। ओके, तो पहले हमने क्या किया, हाई प्रेशर टरबाइन में एक्सपेंड किया 1 से लेकर 2 तक, देन 2 to 3 उसको रीहीट किया, देन उसको वापस एक्सपेंड किया हमने लो प्रेशर टरबाइन में 3 to 4, देन उसके बाद 4 to 5 कंडेंसर, कंडेंसर के बाद 5 to 6 पंप, एंड देन पंप के बाद टू द बॉयलर। तो ये हमारी हो गई क्या, रीहीट साइकिल। रीहीट साइकिल क्यों ज़रूरी थी, मैंने बताया कि इफ़ यू आर इंक्रीजिंग द प्रेशर, अगर आप प्रेशर को इंक्रीज कर रहे हैं, ओके, तो क्या होगा, आपका ड्राइनेस फ्रैक्शन कम हो रहा है, तो ड्राइनेस फ्रैक्शन को मेंटेन करने के लिए हमने उसको रीहीट कर दिया। दिस पर्टिकुलर साइकिल इज नथिंग बट द रीहीट साइकिल। ओके, सो नेक्स्ट हेडिंग आप लिख सकते हैं रीहीट साइकिल। इसको थोड़ा सा डिटेल में आ जाते हैं इसका ब्लॉक डायग्राम के साथ रीहीट साइकिल के। सिग्निफिकेंस मैंने आपको बता दिया है। रीहीट साइकिल। ओके, तो क्या किया इसमें हमने, सबसे पहले है हमारा बॉयलर। ओके, बॉयलर से जाएगा सबसे पहले टू द हाई प्रेशर टरबाइन, सबसे पहले जाएगा ये हाई प्रेशर टरबाइन में, 2 टरबाइन रहेंगे ऑब्वियसली, यहीं से समझ में आ रहा है हमको, हाई प्रेशर टरबाइन, ठीक है। देन क्या होगा, ये आया 0.1 में बॉयलर से निकला, देन हाई प्रेशर टरबाइन से निकला 0.2 में, ठीक है, एक इंटरमीडिएट प्रेशर तक आ गया। इसको आप यहाँ के प्रेशर को आप इंटरमीडिएट प्रेशर बोल सकते हैं, P2'। ओके, देन इस इंटरमीडिएट प्रेशर पे अगेन कांस्टेंट प्रेशर हीटिंग हमको कराना है बॉयलर में 2 to 3। तो ये आ गया फिर से यहाँ पर से बॉयलर में 2 से लेकर 3 तक। ओके, प्रेशर कांस्टेंट है, 0.2 का और 0.3 का प्रेशर सेम है। ओके, देन इट इज कमिंग टू द लो प्रेशर टरबाइन, यहाँ से अब इसको भेज दो फिर लो प्रेशर टरबाइन में। गेटिंग दिस, ये लो प्रेशर टरबाइन में आ गया। ओके, फ्रॉम 3 to 4, देन 4 में आ गया कंडेंसर में, यहाँ एक कंडेंसर लगा दो। ओके, कंडेंसर से आ जाएगा 0.5 से बाहर निकलेगा और फिर आ जाएगा पंप में, ये 0.6 से बाहर निकला, एंड देन टू द बॉयलर, दैट्स इट। गेटिंग दिस? क्या किया हमने, बॉयलर से निकला, बॉयलर में आया 0.6 में, बॉयलर में आया, देन बॉयलर से निकला 0.1 में, ये 6 से लेकर 1 तक इसमें हीटिंग हुई है। गेटिंग दिस? देन 1 to 2 हाई प्रेशर टरबाइन, देन फिर अगेन टू द बॉयलर 2 to 3 बॉयलर, देन 3 to 4 लो प्रेशर टरबाइन, then to the 4 to 5 is condenser, condenser से 5 to 6 is the pump, and then to the boiler, and the cycle continues. So this is nothing but the reheat cycle, यही हमारी reheat cycle है।
ओके अब जब ये चीज़ आपको समझ में आ गई तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा अब आपको प्रॉब्लम जाएगी इसका टरबाइन वर्क पंप वर्क निकालने में। देखो बहुत सिंपल है, डब्ल्यू नेट तो हम जानते हैं विच इज़ वॉट, डब्ल्यू टरबाइन माइनस डब्ल्यू पंप। नाउ व्हाट इज डब्ल्यू टरबाइन हियर, डब्ल्यू टरबाइन की वैल्यू कितनी है, डब्ल्यू टरबाइन कितना होगा, यहाँ फिगर से ही देखते जाओ। डब्ल्यू टरबाइन एक तो ये हाई प्रेशर में हो रहा है H1 माइनस H2, ओके प्लस इसके अलावा लो प्रेशर टरबाइन में भी वर्क कुछ मिल रहा है हमको विच इज़ H3 माइनस H4, ये सब किलो जूल पर केजी में रहेगा, दिस इज इन किलो जूल पर केजी डब्ल्यू टरबाइन, यस और नो। ओके सिमिलरली डब्ल्यू पंप आपको मिल जाएगा, ओके विच इज़ हाउ मच H6 माइनस H5। अच्छा एक चीज़ ध्यान देंगे, डब्ल्यू पंप जनरली हम रैंकाइन साइकिल में निगलेक्ट कर देते हैं। ओके डब्ल्यू पंप की वैल्यू आप देखेंगे क्योंकि हमने V3 इंटू चेंज इन प्रेशर देखा था VDP। ओके तो V क्योंकि बहुत छोटा रहता है तो जनरली इसको निगलेक्ट किया जाता है, बट रीहीट साइकिल में जनरली निगलेक्ट नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि ये प्रेशर डिफरेंस बहुत ज़्यादा रहता है, 5 और 6 के बीच का प्रेशर डिफरेंस बहुत ज़्यादा रहता है, इसलिए दैट इज़ कंसिडरेबल अमाउंट, उसको आप निगलेक्ट नहीं कर सकते। अदरवाइज जनरली बहुत क्योंकि छोटा रहता है तो कई बार हम डब्ल्यू पंप को निगलेक्ट भी कर देते हैं। अगर आप कई क्वेश्चन में आप देखेंगे तो डब्ल्यू पंप को निगलेक्ट कर दिया जाता है, गेटिंग दिस नॉट। ओके और अगर आप ऑब्वियसली गेट में दे रहे हैं और आपको आंसर बहुत ज़्यादा क्लोज नहीं है, थोड़े दूर दूर है, तो आप डब्ल्यू पंप को निगलेक्ट भी कर सकते हैं, गेटिंग दिस। ओके तो ये मिल गया हमको डब्ल्यू पंप, डब्ल्यू टरबाइन मिल गया, डब्ल्यू पंप मिल गया। नाउ व्हाट इज Q1, Q1 कितना होगा, देखो Q1 कितना होगा H1 माइनस H6, ये सब किलो जूल पर केजी में है। Q1 हो जाएगा हमारा H1 माइनस H6, एक तो बॉयलर में कहाँ से कहाँ तक हो रहा है, एक तो H1 से H6 तक हो रहा है, सॉरी 6 से 1 तक हो रहा है तो H1 माइनस H6 हो जाएगा। उसके अलावा ये 2 से लेकर 3 तक भी बॉयलर में हीट हो रहा है, 2 to 3 भी ये बॉयलर में हीट हो रहा है, तो ये भी हमारा इसमें कंसिडर होगा विच इज़ S3 माइनस S2 इन किलो जूल पर केजी, गेटिंग दिस नॉट। ओके दिस इज Q1, क्लियर। नाउ व्हाट इज Q2, Q2 क्या होगा, कहाँ पर हो रहा है Q2, 4 से 5 तक H4 माइनस H5, हो गई सारी चीज़ मिल गई। व्हाट इज एफिशिएंसी, डब्ल्यू टरबाइन माइनस डब्ल्यू पंप डिवाइडेड बाय Q1 या डब्ल्यू नेट डिवाइड बाय Q1। यहाँ से आपको एफिशिएंसी मिल गई, स्टीम रेट मिल जाएगा, हीट रेट मिल जाएगा, एवरीथिंग यू विल गेट वंस यू हैव द वैल्यू ऑफ H1 H2 H3 H4 H5 H6, जितने भी पॉइंट है, अगर हर पॉइंट की आपके पास एंथैल्पीज है, हर एक चीज़ की वैल्यू आप वहाँ से निकाल सकते हैं। तो ये बहुत सिंपल है। ओके सिंपली आपको ये TS डायग्राम याद रखना, ऑब्वियसली हर जगह आप ब्लॉक डायग्राम नहीं बना सकते, ये आपके दिमाग में रहना चाहिए, बट अल्टीमेटली आपको याद जो रखना है दैट शुड बी द TS डायग्राम ओनली, क्लियर और नॉट। ओके सो दिस इज द रीहीट साइकिल। ओके बट इसमें एक प्रॉब्लम है, इसमें प्रॉब्लम क्या है कि रीहीट हमने किया क्यों था, हमने किया था अल्टीमेटली हमारा जो मेन एम था दैट वाज टू इंक्रीज द एफिशिएंसी, और एफिशिएंसी इंक्रीज करने के लिए हमने प्रेशर को उसको इंक्रीज़ किया। प्रेशर को इंक्रीज करने पर सिर्फ बात नहीं बनी, क्यों? क्योंकि ड्राइनेस फ्रैक्शन कम हो गया तो हमने रीहीट कर दिया कुल मिला के, लेकिन अब काम हमारा उल्टा पड़ गया। उल्टा तो नहीं पढ़ना चाहिए, उल्टा तो नहीं बोलना चाहिए, बट जितना हम चाह रहे थे उतनी वो चीज़ मिल नहीं पाई। द रीज़न बीइंग कि प्रेशर को कंपेंसेट करने के लिए हमने फिर से रीहीट कर दिया यहाँ पर। अब रीहीट किया तो क्या हो गया, यहाँ पर फिर से हमने हीट ऐड कर दी, Q1 की वैल्यू इंक्रीज हो गई, तो नो डाउट हमारे वर्क डन की वैल्यू तो इंक्रीज हो ही रही थी, डब्ल्यू नेट की वैल्यू तो इंक्रीज हुई, लेकिन साथ ही साथ Q1 की वैल्यू भी इंक्रीज हो गई, है ना। वर्क ज़्यादा मिलना, ज़्यादा कैसे मिला, 1 से 2, 3 से 4, डब्ल्यू टरबाइन ज़्यादा मिल गया। ओके तो वर्क तो ज़्यादा मिल ही गया, लेकिन साथ ही साथ Q1 भी इंक्रीज हो गया। ओके तो एफिशिएंसी जितनी इंक्रीज होनी चाहिए थी वो उतनी हमारी इंक्रीज नहीं होती है बाय यूजिंग दिस रीहीट साइकिल। ये समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? रीज़न समझ में आ रहा है? रीज़न ये है कि हमने जो कंपेंसेट करने के लिए जो एक जुगाड़ हम बोलते हैं इंडियन लैंग्वेज में, और वो जुगाड़ क्या किया हमने ये किया कि उसको वापस से बॉयलर से भेज दिया, उसको फिर से हमने रीहीट कर दिया, तो उससे क्या हुआ कि वर्क डन तो बढ़ गया बट साथ ही साथ हीट ट्रांसफ़र भी बढ़ गया, तो एफिशिएंसी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आया। ओके सो ये जो हमारी एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने की प्रॉब्लम थी वो अभी भी यहाँ पर सॉल्व नहीं हुई है। देन व्हाट वी कैन डू, अब क्या तरीका हो सकता है, what we have to do is we have to increase the efficiency and for that we have to increase the mean temperature of heat addition। तो अब mean temperature of heat addition के लिए अब इंक्रीज करने के लिए अब क्या तरीका हो सकता है। ओके तो क्या क्या तरीके हमने देखा, एक क्विकली हम समराइज करते हैं और उसके बाद फिर नेक्स्ट तरीका जो है उसको देखते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया इसमें, सबसे पहले हमने देखा कि सुपरहीट कर दो। ओके
हमको एवरेज बढ़ाना था क्लास का, तो सबसे पहले हमने देखा कि जो अच्छे लोग हैं उनको और अच्छा और इम्प्रूव करो, उनको उन पे और ज़्यादा ध्यान दो ताकि उनके मार्क्स बढ़ेंगे और एवरेज मार्क्स हमारे पूरी क्लास के बढ़ जाएंगे। ओके, बट इसको हम एक लेवल तक ही कर पाए जैसे मैंने आपको बताया। सेकेंड हमने क्या किया, हमने प्रेशर इंक्रीज़ किया। ओके, पूरी की पूरी क्लास ही शिफ्ट कर दी, एक लेवल उनका बढ़ा दिया किसी भी तरीके के थ्रू। ओके, और इससे हमने देखा कि क्या हो रहा है, इससे ड्राइनेस फ्रैक्शन जो है वो कम हो रहा है। प्रेशर इंक्रीज करने से ड्राइनेस फ्रैक्शन कम हो रहा है, तो इसके लिए हमने रीहीट कर दिया। फिर ये तरीका भी उतना काम नहीं आया, फिर हमने देखा क्योंकि हीट ट्रांसफर भी बढ़ रही है प्लस वर्क डन भी बढ़ रहा है। ओके, सो नाउ व्हाट वी कैन डू इज, अब और क्या कर सकते हैं, अब हमको करना क्या है, एफिशिएंसी इंक्रीज करना है, मीन टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन इंक्रीज करना है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, एक और तरीका ये है, आप ध्यान दो इधर। एक और तरीका क्या हो सकता है कि ये जो लो टेम्परेचर वाली जो चीज़ें हैं, है ना, हमने क्या 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 देखा उसमें, जो स्टूडेंट्स को नंबर मिल रहे थे डेट वाज 40, 30, 20, 10 और 0। ओके, इसका एवरेज हमको 20 मिल रहा था, इसको हमको इंक्रीज करना है। तो अब एक और तरीका क्या हो सकता है, एक और तरीका ये हो सकता है कि ये जो लो मार्क्स वाले लोग हैं, ठीक है, इनकी अलग से कोई एक एक्स्ट्रा क्लास अलग से लगाओ। मतलब इनको अपनी क्लास में आने के पहले ही इनको इतना ट्रेन कर दो कि वो उस लेवल तक पहुँच जाए, है ना। हमारी क्लास का हमको एवरेज इंक्रीज करना है, तो जो लो लेवल वाले लोग हैं उनको पहले से ट्रेन करके फिर हम अपनी क्लास में लाएं ताकि वो अच्छा रिजल्ट, अच्छा परफॉर्मेंस वहाँ दे सके। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, अब यही वाला फंडा अब यहाँ पर अपनाएंगे। जो लो टेम्परेचर वाले लोग हैं, ओके, ध्यान दो इधर, जो लो टेम्परेचर वाले लोग हैं उनको बॉयलर में जाने के पहले ही हीट कर दो। जो लो टेम्परेचर वाले जो अपने पास वाटर है, उस वाटर को बॉयलर में पहुंचने के पहले ही हीट कर दो। तो उससे होगा क्या, मान लो की बात, ये देखो इधर देखो, यहाँ पर हम कर रहे हैं दिस इज 4, दिस इज 1, 2 एंड 3। ओके, 4 से लेकर 1 तक हम इसको हीट कर रहे थे बॉयलर में, और मीन टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन कम किस कारण से हो रहा था, ये 4 से 4' के कारण ये कम हो रहा था। क्यों, क्योंकि ये लो टेम्परेचर में हीट ऐड हो रही है। नाउ इफ बाय एनी मीन्स, कोई भी तरीके से, जो भी तरीका हो XYZ वो हम डिस्कस करेंगे। इफ़ बाय एनी मीन्स, मैं अगर ये चीज़ इतना बस कर सकूं कि 4 से लेकर 4' तक बॉयलर में जाने के पहले इसको हीट कर दूं। जो वाटर मेरे पास आ रहा है उसको 4 से 4' तक बॉयलर में जाने के पहले हीट कर दूं। तो अब क्या होगा, देखो अब देखो क्या होगा, अब देखो, अब जितनी भी वाटर जो हीट हो रही है वो सब 4' से लेकर 1 तक में हीट हो रहा है। गेटिंग दिस? तो एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, इसका मीन टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन क्या हो गया, मैक्सिमम हो गया। जितना टेम्परेचर यहाँ पर है 4-1 प्रोसेस में है, वही सेम हमारा मीन टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन हो जाएगा। और अगर मान लो कि सुपर हीट होता है तो और इससे ऊपर भी हो जाएगा। ये समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो कुल मिला के मीन टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन सडनली इसका बढ़ गया। गेटिंग दिस नॉट? ओके, तो मीन टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन बढ़ गया, मतलब ऑब्वियसली हमारी एफिशिएंसी जो बढ़ जाएगी। तो दिस प्रोसेस इज नोन एज रीजनरेटिव साइकिल। ये साइकिल को ही हम रीजनरेटिव साइकिल बोलते हैं। रीजनरेटिव साइकिल में बेसिकली हम करते क्या है, वी आर हीटिंग द वाटर बिफोर गेटिंग इनटू द बॉयलर। हम वाटर को हीट कर रहे हैं बॉयलर में जाने के पहले ही। ओके, तो इसका मैं एक आपको ये पहले आइडियल रीजनरेटिव साइकिल का मैं एक मॉडल बना के आपको बताता हूँ। आइडियल इसलिए बोलते हैं क्योंकि एक्चुअल में वो चीज़ पॉसिबल नहीं होती है, और उसमें क्या क्या चीज़ एक्चुअल में पॉसिबल नहीं होती है, और फिर हम एक्चुअल कैसे बनाएंगे वो भी वहाँ से समझ में आएगा। बट एटलीस्ट एक आइडियल एक मॉडल हमारे पास रेडी होना चाहिए कि आइडियली हम ये चीज़ चाहते हैं। ओके, सो आइडियल रीजनरेटिव साइकिल में हम क्या करेंगे, वी आर हैविंग अ बॉयलर, यहाँ हमारा बॉयलर है, देन फ्रॉम बॉयलर इट विल गेट इनटू द टरबाइन। ओके, ये हमारा टरबाइन हो गया, ठीक है। देन फ्रॉम टरबाइन इट विल गेट टू द कंडेंसर। कंडेंसर के बाद जाएगा पंप में। ओके, हाँ, अब ध्यान दो इधर, अब क्या होगा, अब पंप में बॉयलर में जाने के पहले हमको हीट करना है। ओके, तो आइडियली हम क्या करेंगे, हम एक टरबाइन में एक केसिंग लगाएंगे। केसिंग मतलब समझ रहे हैं, एक आउटर कवरिंग, और उस कवरिंग के थ्रू हम जो वाटर है हमारा उसको उस कवरिंग के थ्रू पास करेंगे, टरबाइन की केसिंग के कवरिंग के थ्रू। गेटिंग दिस? सो दैट कि उसका टेम्परेचर जो है यहाँ पर हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर स्टीम यहाँ पर आ रही है। हमने क्या किया, एक केसिंग लगाई, वो एक तरह से हीट एक्सचेंजर का काम करेगी। यहाँ से जो वाटर आ रहा है उस वाटर को हीट करेगी, एंड देन हीट करके फिर इसको वापस पंप के थ्रू भेज देगी कहाँ पर, बॉयलर में। गेटिंग दिस नॉट? ओके, क्लियर नहीं है? ठीक है, सो दिस इज नथिंग बट द रीजनरेटिव साइकिल। और ये इनिशियली हम इसका आइडियल रूप हम एज्यूम कर रहे हैं, फिर एक्चुअल में क्या चेंज होगा ये भी मैं आपको बताऊंगा। आइडियल में हमने क्या किया, आइडियल में हमने एक टरबाइन में केसिंग बनाई और उस केसिंग के थ्रू हमारे वाटर को पास कर रहे हैं। तो इससे अब होगा क्या, अब इसका टीएस डायग्राम थोड़ा सा और क्लैरिटी के साथ मैं आपको बताता हूँ। टीएस डायग्राम अब इसका कैसा बनेगा,
ओके, ये 0.4 से लेकर 4' तक हमने क्या कर दिया, इसको हीट कर दिया, 0.4 to 4'। ओके, यहाँ पर आया हमारा पंप, अभी एक ही एज्यूम करो इसमें। ओके, इनिशियली ये आया हमारा 0.1 में, देन 2, दिस इज 3 एंड दिस इज 4 एंड दिस इज 5। ठीक है, तो क्या कर रहे हैं हम यहाँ पर, फ्रॉम 4 एंड देन 4', नॉट 5, ये 4' हमारा, 4 से लेकर 4' में टरबाइन में हीट हुआ, देन 4' में आ गया ये बॉयलर में, बॉयलर में अब हीट होगा अप टू 0.1 सैचुरेटेड वेपर के फॉर्म में, अप टू 0.1, देन 1 से लेकर 2 तक टरबाइन में एक्सपेंशन होगा। गेटिंग दिस? ओके, नाउ फ्रॉम 2 to 3 कंडेंस होगा लाइक दिस। ठीक है, बट इस पूरी प्रोसेस में हो क्या रहा है, इस पूरी प्रोसेस में यहाँ पर टरबाइन जो है वो अपनी हीट लॉस कर रहा है, तभी तो यहाँ का वाटर जो है उसको गेन करेगा। तो टरबाइन अपनी कुछ हीट लॉस कर रहा है, मतलब जितनी हीट यहाँ पर वाटर गेन कर रहा है, वाटर कितनी हीट गेन कर रहा है, फ्रॉम 4 to 4', अगर मैं इसका एरिया लूँ नीचे का, तो ये इतनी हीट वाटर एक्स्ट्रा गेन कर रहा है। गेटिंग दिस? तो इतनी ही हीट टरबाइन जो है वो लूज करेगा, तब तो वाटर गेन करेगा। गेटिंग दिस नॉट? ओके, तो इसका वर्क डन ऑब्वियसली कम हो जाएगा, एफिशिएंसी नो डाउट हमको अच्छी मिलेगी, अच्छी इन द सेंस बहुत अच्छी मिलेगी, बट वर्क डन जो है, वर्क डन हमारा कम हो जाएगा। वर्क डन क्यों कम हो रहा है वो समझ में आ रहा है? क्योंकि आइडियली जिसको एक्सपेंड होना था फ्रॉम 1 to 2, अब वो हो रहा है फ्रॉम 1 to 2'। गेटिंग दिस? आइडियली ऐसे एक्सपेंशन होना चाहिए था, बट अब क्या हो रहा है, 1 से लेकर 2" से होते हुए 2' तक एक्सपेंड हो रहा है। ओके, तो इतना वर्क जो है, जो हमको आइडियल में मिल रहा था, वो इतना एक्स्ट्रा वर्क हमको नहीं मिल रहा है, वर्क लॉस हो गया है, बट नो डाउट एफिशिएंसी इसकी बढ़ेगी। कैसे बढ़ेगी मैं बताता हूँ। एफिशिएंसी क्या होती है, 1 - T2 by Tm1। ओके, नाउ इन दिस पर्टिकुलर केस दिस Tm1 इज नथिंग बट इक्वल टू T1। ऐसा नो, ये हमारे पास दो रिजर्वायर मान के चलो, एक हायर टेम्परेचर एट T1, लोअर टेम्परेचर एट T2, एंड दिस T1 इज इक्वल टू Tm1। क्यों Tm1 के इक्वल है? क्योंकि अगर सबका टेम्परेचर सेम है थ्रू आउट द हीट ट्रांसफर, अगर हमारा टेम्परेचर सेम है, देन ऑब्वियसली T1 विल बी इक्वल टू Tm1। गेटिंग दिस? अगर सबको मान लो 20 20 20 20 20 मिल रहा है, तो ऑब्वियसली एवरेज भी जो होगा वो 20 ही होगा। अगर सबको 40 40 मिल रहा है, एवरेज जो होगा वो 40 होगा। गेटिंग दिस नॉट? तो T1 विल बी इक्वल टू Tm1। ये समझ में आएगी नहीं आई? ठीक है, तो यहाँ पर एफिशिएंसी को हम क्या लिख सकते हैं, 1 - T2 by T1। एंड व्हाट इज दिस 1 - T2 by T1? दिस इज नथिंग बट द एफिशिएंसी ऑफ अ कार्नोट साइकिल। गेटिंग दिस? तो हम एफिशिएंसी इंप्रूव करना चाह रहे थे, और एफिशिएंसी देखो कितनी इंप्रूव हो गई, हाईएस्ट एफिशिएंसी हमको मिल गई, कार्नोट साइकिल के इक्वल एफिशिएंसी हमको मिल गई। तो नो डाउट ये तरीका तो कारगर है, कितना प्रैक्टिकल है, कितना फिजिबल है, डेट इज अ सेकेंडरी थिंग, बट ये तरीका जो है, दिस इज, ये जो चीज़ हम चाह रहे थे एग्जैक्टली एफिशिएंसी इंप्रूव करना चाह रहे थे, एफिशिएंसी हमारी इसमें अगर आइडियल वे में हम चलते हैं तो नो डाउट एफिशिएंसी तो हमारी इंप्रूव हो जाएगी। ये समझ में आएगी नहीं आई? एक बार फिर से समझ लो क्या किया हमने एक हमने क्या किया, रीजनरेटर लगाया। यहाँ पर रीजनरेटर किस फॉर्म में लगाया है, यहाँ जो वाटर बाहर आ रहा था उसको हमने टरबाइन की केसिंग के थ्रू भेजा, ताकि वो बॉयलर में जाने के पहले ही हीट हो जाए। तो बॉयलर में जाने के पहले ही हमने हीट कर दिया, तो यहाँ पर हमने वाटर को हीट किया, तो साथ ही साथ यहाँ पर टरबाइन का वर्क भी लॉस होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर टरबाइन कुछ हीट अपनी ट्रांसफर कर रहा है, किसको, वाटर को। तो जितनी एंथैल्पी लूज कर रहा है वो वाटर को हीट करने में, वो एंथैल्पी ऑब्वियसली वर्क में कन्वर्ट नहीं हो पाएगी। गेटिंग दिस? तो कुछ अमाउंट ऑफ वर्क इसमें लॉस होगा। ओके, बट स्टिल एफिशिएंसी जो है वो हमको मैक्सिमम मिलेगी। 1 - T2 by Tm1 होता है, हियर Tm1 इज इक्वल टू T1, सो एफिशिएंसी इज इक्वल टू 1 - T2 by T1 विच इज इक्वल टू कार्नोट एफिशिएंसी। मतलब एक आइडियल साइकिल की एफिशिएंसी के इक्वल हमको मिल जाएगी इसकी एफिशिएंसी आइडियल रीजनरेटिव साइकिल की। गेटिंग दिस नॉट? ओके, बट ये इसलिए इसको आइडियल बोला गया है क्योंकि एक्चुअल में एग्जैक्टली ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। इसका हम कुछ और तरीका निकालेंगे करने का, बट एग्जैक्टली ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल क्यों नहीं है? पॉसिबल इसलिए नहीं है कि यहाँ पर हम क्या एज्यूम कर रहे हैं, डेट वी आर मेकिंग अ केसिंग ऑन द टरबाइन, और उससे हम वाटर पास कर रहे हैं। तो ये अपने आप में फिजिबल चीज़ नहीं है। टरबाइन अपने आप में बहुत बड़ा होता है, उसमें से आप अगर वाटर को पास करोगे तो ऑब्वियसली उसका वेट जो है वो और बढ़ जाएगा। वाटर अगर पास होगा और इसके साथ ही साथ टरबाइन भी मूव कर रहा है, गेटिंग दिस? टरबाइन मूव कर रहा है और उसमें आप वाटर डाल दियो, टरबाइन का खुद का एक हैवी वेट है, उसमें और आपने वाटर डाल दिया, वाटर का वेट हो गया, तो वो वर्क कुछ अपने आप में लूज कर देगा। प्लस इसका कंस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा कि टरबाइन में कंटिन्यूसली वाटर जा रहा है और टरबाइन कंटिन्यूसली रोटेट कर रहा है।
गेटिंग दिस नॉट? तो एक्चुअल में ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, लेकिन एक आइडिया हमको मिल गई। आइडियल का मतलब ही यही होता है कि एक आइडिया हमको उसमें से मिल जाती है कि हमको क्या करने पर एफिशिएंसी जो है वो मैक्सिमम मिलेगी। तो उसका हम तरीका निकालेंगे, बट आइडियली जो चीज़ हमने देखा था वो तो पॉसिबल नहीं है। एक्चुअल में अब हम क्या कर सकते हैं वो चीज़ हम देखते हैं, बट उसके पहले इसमें हमको अगर वर्क डन वगैरह भी निकालना है तो वर्क डन किस तरीके से निकालते हैं। ओके, तो स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन अगर मैं टरबाइन में लगाऊं क्या मिलेगा? देखो टोटल इनपुट किस किस फॉर्म में हो रहा है, H1 अंदर जा रहा है यहाँ पर, ओके, प्लस H4 एंथैल्पी का भी अंदर जा रहा है, इज इक्वल टू आउटपुट कहाँ कहाँ हो रहा है, H2 प्लस H4 डैश, एक यहाँ आउटपुट हो रहा है H4 डैश में, और इसके अलावा वर्क प्रोड्यूस कर रहा है ये W टर्बाइन। गेटिंग दिस? तो ये हमारा इक्वेशन बन जाएगा, W टर्बाइन विल बी इक्वल टू H1 माइनस H2 प्लस H4 माइनस H4 डैश। तो W टर्बाइन की वैल्यू इसमें निकालना है हमको आइडियल रीजनरेटिव साइकिल में, तो इस फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं। ओके, कभी भी याद रखोगे तो ज़रूरी नहीं है ये फॉर्मूला रटने की ज़रूरत नहीं है, रटोगे तो भूल जाओगे कहाँ पर आपने क्या चीज़ लिया था, वो नॉमेनक्लेचर याद नहीं रहा तो भूल जाओगे। इसको यहाँ से याद रखो या यहाँ इससे याद रखो या फिर ब्लॉक डायग्राम से याद रखो, सीधा सीधा स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन इसमें लगाओ। इनलेट क्या क्या है, H1 आ रहा है, H4 आ रहा है, आउटलेट क्या क्या हो रहा है, H2 हो रहा है, H4 डैश हो रहा है और W टर्बाइन हो रहा है, यहाँ से W टर्बाइन मिल रहा है। लेट्स इट, गेटिंग दिस नॉट? ओके, तो ये हुआ हमारा आइडियल रीजनरेटिव साइकिल। बट जैसा कि मैंने कहा कि आइडियल रीजनरेटिव साइकिल एक्चुअल में पॉसिबल नहीं है, और क्यों नहीं है उसका भी रीज़न मैंने आपको बताया कि टरबाइन में से उसको भेजना पॉसिबल नहीं है, वाटर को टरबाइन की केसिंग में भेजना पॉसिबल नहीं है। बट एक चीज़ हम यहाँ पर कर सकते हैं कि जितनी स्टीम टरबाइन में आ रही है ना, उसी को यूज़ करके हमको गर्म करना है, कुछ अलग सी चीज़ तो गर्म करना नहीं है। जो स्टीम टरबाइन में आ रही है, अगर मैं ध्यान दो अब इधर थोड़ा सा इसका पार्ट लेके एक रीजनरेटर में एक कोई भी एक हीट एक्सचेंजर मान लो, उसको रीजनरेटर नहीं टर्म है तो हीट एक्सचेंजर में मैंने इसमें भेज दिया, मतलब कुछ अमाउंट ऑफ स्टीम जो है मैंने इसमें भेज दिया। लेट्स सपोज m अमाउंट ऑफ स्टीम मैंने इसमें भेज दिया। अब मैं एक्चुअल रीजनरेटिव साइकिल में आ रहा हूँ। अभी हमने आइडियल देखा, आइडियल पॉसिबल नहीं है बताया मैंने, क्यों नहीं है वो भी बताया। अब एक्चुअल में क्या कर सकते हैं हम, यहाँ पर लेट सपोज टोटल 1 kg मास आ रहा है स्टीम का, ठीक है, तो मैंने थोड़ा सा उसको एक्सपेंड कराया और उसके बाद m kg ऑफ मास इसमें से बाहर निकाल दिया। बाहर निकाल के एक हीट एक्सचेंजर में मैंने उसको भेज दिया। उस हीट एक्सचेंजर को हम बोलते हैं रीजनरेटर, उसमें भेज दिया। बाकी का जो रिमेनिंग मास है जो कि कितना बचा, 1 माइनस m kg, 1 माइनस m kg बचा। इसको मैंने भेजा कहाँ पर, कंडेंसर में, देन भेज दिया मैंने पंप में, एंड देन पंप से मुझे भेजना है बॉयलर में, बट बॉयलर के पहले मुझे उसको हीट करना पड़ेगा। तो अब वो हीट करने के लिए मैं कहाँ भेज रहा हूँ, उसको वापस से रीजनरेटर में भेज रहा हूँ, लाइक दिस। ये समझ में आ गया नहीं है? ठीक है, ये कितना मास आ रहा था यहाँ पर, 1 माइनस m kg, और ये एक डायरेक्ट कॉन्टैक्ट टाइप रीजनरेटर है। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट मतलब दोनों आपस में मिक्स हो जाएगा, और अल्टीमेटली यहाँ से 1 माइनस m आ रहा है, यहाँ से m आ रहा है, तो यहाँ पर से कितना मास बाहर निकलेगा, अगेन 1 kg मास बाहर निकलेगा। ये समझ में आएगा नहीं आया? यहाँ पर स्टीम आ रही थी, गर्म स्टीम आ रही थी, हाई टेम्परेचर की स्टीम आ रही थी, यहाँ लो टेम्परेचर का वाटर आ रहा था, दोनों आपस में मिक्स हो गए। मिक्स होने पर क्या हो गया, इसने इसको हीट कर दिया, वाटर को हीट कर दिया बॉयलर में जाने के पहले, और बॉयलर फिर यहाँ से जो एग्जिट होगा इसको हम फिर बॉयलर में भेज सकते हैं। तो ये बन जाएगी हमारी एक्चुअल रीजनरेटिव साइकिल। ये चीज़ पॉसिबल है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि कुछ अमाउंट उसमें से बाहर निकाल दो, और उसको हम बोलते हैं, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ब्लीडिंग। ये जो हो रहा है ना, बाहर मास बाहर निकल रहा है, दिस इज नोन एज ब्लीडिंग। गेटिंग दिस नॉट? ओके, तो आप लिख लो एक्चुअल रीजनरेटिव साइकिल। ओके, गेटिंग दिस? ओके, क्या किया हमने, एक रीजनरेटर यूज किया, एक हीट एक्सचेंजर यूज किया, यहाँ से आने वाली स्टीम को उसमें हीट कर दिया, वाटर को इसमें हीट कर दिया, एंड देन हीटेड वाटर को हम यहाँ पर भेज रहे हैं। ठीक है, अब देखते हैं इसका टीएच डायग्राम। ठीक है, एक पंप यहाँ पर भी लगेगा एक्चुअल साइकिल में, एक पंप यहाँ भी लगेगा। ठीक है, नंबरिंग हम देखते हैं उसके हिसाब से कर देंगे, अभी नंबरिंग हटा दो। ठीक है,
सबसे पहली चीज़, सबसे पहले कहाँ पर आएगा ये 0.1, ओके 0.1 से आएगा टरबाइन में 1 to 2, टरबाइन में पहले एक्सपेंड होगा अप टू 0.2, इसको हमने दे दिया लेट सपोज 0.2 दे दिया, 2 पॉइंट तक ये टरबाइन में एक्सपेंड होगा, ठीक है। फिर 0.2 से हम क्या कर रहे हैं, 0.2 में हम क्या कर रहे हैं, एम मास को बाहर निकाल रहे हैं, तो ये यहाँ से कांस्टेंट प्रेशर में एम मास को हमने निकाल दिया बाहर। ये समझ में आया कि नहीं है, ठीक है। देन रिमेनिंग अमाउंट ऑफ स्टीम को क्या करेंगे, रिमेनिंग अमाउंट ऑफ स्टीम जो कि कितनी बची, 1 माइनस एम बची, तो उस 1 माइनस एम को हमने फर्दर एक्सपेंड किया, ये 1 माइनस एम के जी और एक्सपेंड हुआ अप टू लोअर प्रेशर, ये लेट सपोज प्रेशर P2 था अप टू प्रेशर P3 तक ये और एक्सपेंड हो गया, ये समझो, ठीक है। ये आ गया हमारा 0.3 में, ये हो गया 0.3। देन कंडेंसर, तो कंडेंसर में 3 to 4 जाएगा, कंडेंसर में 3 से लेकर 4 तक कंडेंसर में। देन 4 to 5 पंप हुआ, ओके पहले पंप करेंगे कहाँ तक, ये वाले प्रेशर तक, P2 प्रेशर तक पहले हमने पंप किया, ओके क्योंकि यहाँ पर हमको इसको मिक्स करना है, तो ऑब्वियसली दोनों का प्रेशर जो है वो सेम रहना चाहिए, यहाँ से जो स्टीम आ रही है और यहाँ से जो आ रहा है दोनों का प्रेशर सेम रहना चाहिए। तो इनिशियली हमारा काम क्या है, हमने पंप किया यहाँ तक, बस एकदम हायर प्रेशर तक पंप नहीं किया, पहले यहाँ तक हमने 4 to 5 पंप किया, ठीक है, 4 से लेकर दिस इज 4 to 5 हमने पंप किया, ठीक। यहाँ पर इसको मिक्स कर दिया, ओके तो यहाँ से आ रहा था हमारा 1 माइनस एम के जी, यहाँ से आया एम के जी, तो यहाँ बन गया वापस 1 के जी। अब इस 1 के जी ऑफ स्टीम को फिर से मैंने पंप किया, फिर से उसका प्रेशर बढ़ाना है और हायर प्रेशर तक, तो ये हो गया लेट सपोज ये है 0.6, ये हुआ हमारा 0.6 एंड देन पंपिंग के बाद 0.7, तो ये पंप के बाद हो गया 0.7 और ये 7 पॉइंट में अब मैं इसको बॉयलर में भेज रहा हूँ, अब मैं इसको बॉयलर में भेज रहा हूँ, ओके। तो डिफरेंस समझ में आ रहा है, क्या डिफरेंस समझ में आ रहा है। अगर मैं रीजनरेटर यूज़ नहीं करता, ध्यान दो इधर, तो ये 0.5 से लेकर यहाँ तक मेरे को पंप करना पड़ता, हीट करना पड़ता, सॉरी नॉट पंप, 5 से लेकर यहाँ तक मुझे हीट करना पड़ता। तो ऑब्वियसली यहाँ से लेकर यहाँ तक जब उसको हीट करोगे, अगर मैं 20 डिग्री वाटर को 200 डिग्री में पहुँचा रहा हूँ, ऑन द अदर हैंड में 80 डिग्री वाटर को 200 डिग्री सेंटीग्रेड में पहुँचा रहा हूँ, तो किस में मीन टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन ज़्यादा मिलेगा, ऑब्वियसली इसमें मिलेगा, ओके। तो अगर रीजनरेटर यूज़ नहीं करते तो यहाँ से यहाँ तक हीट करना पड़ता, रीजनरेटर यूज़ कर लिए हैं तो अब बॉयलर में लोड कम हो गया है, बॉयलर में अब यहाँ से यहाँ तक बस हीट करना पड़ेगा, करेंगे। तो ये आइडियल में हमने क्या एज्यूम किया था कि ये आइडियली यहाँ तक पहुँच जाता है और वो फिर कार्नोट एफिशिएंसी के इक्वल, बट एक्चुअल में वो चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाती है, पॉसिबल भले ही नहीं हो पाती है, बट एक आइडिया हमको वहाँ से मिल गई कि भाई बढ़ाने का तरीका क्या क्या हो सकता है। तो ये तरीका हमको समझ में आ गया कि भाई स्टीम को वहाँ से ब्लीड कर दो और उससे जो हमारा वाटर आ रहा है पंप से उसको वहाँ पर मिक्स कर दो ताकि वो गर्म हो जाए, पहले बॉयलर में जाने के पहले ही हीट हो जाए एंड देन हम उसको फिर बॉयलर में फर्दर हीट करो। तो दिस इज नोन एज द एक्चुअल रीजनरेटिव साइकिल, ओके। सो आई थिंक दिस इज क्लियर, इसका पर्पस भी हमको क्लियर है कि क्यों इस तरह की चीज़ की हमने, गेटिंग दिस नॉट, ओके। बट एक ही चीज़ होती है कि फिर ऑब्वियसली वर्क डन जो रहेगा वो हमको कम मिलता है ना, वो कम इस ग्राफ में कैसे कम दिखेगा वो चीज़ मैं बताऊंगा अभी आपको। बिफोर डैट हम इसका वर्क डन, नेटवर्क, हीट ट्रांसफर, एफिशिएंसी, ये सारी चीज़ें निकालते हैं। तो बताओ टरबाइन वर्क कितना होगा, बताओ इसमें व्हाट विल बी द टरबाइन वर्क। 1 से लेकर 2 तक एक्सपेंड हो रही है कितनी स्टीम, 1 kg ऑफ स्टीम, डेट मीन्स ये हो गया हमारा H1 माइनस H2, ओके, प्लस 2 से 3 हो रही है 1 माइनस एम के जी, तो हो जाएगा प्लस 1 माइनस एम इंटू H2 माइनस H3। तो ये हुआ हमारा टरबाइन वर्क, गेटिंग दिस, यहाँ से यहाँ तक 1 kg, फिर एम मास ब्लीड हो गया, यहाँ से यहाँ तक 1 माइनस एम के जी, गेटिंग दिस। सिमिलरली पंप वर्क क्या हो जाएगा, व्हाट विल पंप वर्क, 2 पंप है हमारे पास, तो ये हो जाएगा 1 माइनस एम इंटू H5 माइनस H4 प्लस 1 इंटू H7 माइनस H6, दिस इज पंप वर्क, गेटिंग दिस। हीट ट्रांसफर क्या होगा, Q1 विल बी इक्वल टू ऑब्वियसली H1 माइनस H7, ये सब किलोजूल पर केजी में ना, एवरीथिंग इज इन किलोजूल पर केजी, गेटिंग दिस। तो ये हो गया हमारा हीट ट्रांसफर। एफिशिएंसी निकाल लो, W नेट अपॉन Q1 और W टरबाइन माइनस W पंप अपॉन Q1, ये हो गई एफिशिएंसी, ठीक है। बट इसमें बस एक ही चीज़ अब अननोन बच रही है, डेट इज़ M। ये M अब हम कैसे निकालेंगे, ओके। बाकी सारी चीज़ तो हमको निकालना आ गया, H1 H2 H3 H4 सब चीज़ मैंने बता दिया आपको, बस एक चीज़ बच गई M।
अब ये m कैसे निकालेंगे, तो m के लिए क्या करोगे, m के लिए इस पर्टिकुलर रीजनरेटर में स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन लगा लो। ओके, स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन कैसे लगेगा, इसमें इस रीजनरेटर में स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन लगाओ, कितना आ जाएगा m इंटू H2, है ना, कहाँ से हीट कहाँ से आ रही है, ये m मास आ रहा है H2 एंथैल्पी लेके, तो हो जाएगा हमारा m इंटू H2, ये स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन इन रीजनरेटर। ओके, तो ये हो गया हमारा m इंटू H2, m इंटू H2 प्लस 1 माइनस m इंटू H5, 1 माइनस m मास H5 एंथैल्पी लेके आ रहा है, इज इक्वल टू 1 kg इंटू H6, 1 इंटू H6, दैट्स इट। तो ये हो गया हमारा स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन। अब यहाँ पर हमारे पास H2 है, H5 है, H6 है, सिर्फ एक ही अननोन है m की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, बहुत सिंपल है। ओके, और इसको हो सकता है कि ब्लॉक डायग्राम हर बार आपको नहीं बनाना पड़े, ऑब्वियसली क्वेश्चन में तो नहीं देता है और ज़रूरत भी नहीं है हर बार बनाने की, लेकिन टीएस डायग्राम तो आपको हर बार बनाना ही है। ओके, तो कोई भी चीज़ आप प्रैक्टिस के टाइम जब भी करोगे तो टीएस डायग्राम के थ्रू करना, ब्लॉक डायग्राम के थ्रू मत करना, अदरवाइज फिर टाइम पे अपने को बहुत टाइम लगेगा ब्लॉक डायग्राम बनाने में। तो यहीं से इसको समझ लेते हैं कि क्या हो रहा है। यहाँ पर ये हमारा पॉइंट है, इस पॉइंट पे हमको स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन लगाना है। तो यहाँ क्या क्या चीज़ आ रही है, m इंटू H2, पॉइंट 2 से m मास आ रहा है, m इंटू H2 हो गया, m इंटू H2, 1 यहाँ से 1 माइनस m आ रहा है, 1 माइनस m इंटू H5, 1 माइनस m इंटू H5, और ये दोनों मिलके यहाँ पर आके बन गया H6, दैट्स इट। तो इसको यहाँ से याद रखना, ना कि वहाँ से समझ लेना बस, बाकी याद कभी भी रखोगे तो यहाँ से रखना, रटने की तो ज़रूरत है ही नहीं, किसी भी चीज़ को आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, ये डायग्राम आपको बनाना ही है, इस डायग्राम से ही आपको वो चीज़ याद रखनी है। Getting this? Okay, so this is how the regenerative cycle works. But अब इसमें आ जाते हैं हम एक और चीज़ पे। मैं आपको बोल रहा था कि वर्क डन जो है ऑब्वियसली इसमें कम मिलेगा, है ना, क्यों, क्योंकि यहाँ तक हमारा 1 kg एक्सपेंड हुआ है। ओके, अगर मान लो की बात ये रीजनरेटिव साइकिल नहीं होती, मान लो की बात ये m मास यहाँ से नहीं जाता, तब इसका टोटल टर्बाइन वर्क कितना होता, ये होता है H1 माइनस H3। ओके, एग्री करते हैं इस बात से, यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि पूरा का पूरा 1 kg मास एक्सपेंड होता है, H1 माइनस H3 होता। बट हमने क्या कर दिया, बीच में यहाँ से m मास बाहर निकाल दिया। अब जब m मास यहाँ से बाहर निकाल दिया तो ऑब्वियसली वो चीज़ वर्क में हमारे अफेक्ट की, यहाँ पर 1 माइनस m आ गया, जो 1 kg एक्सपेंड होना था, है ना, वो अब 1 माइनस m kg एक्सपेंड हो रहा है, तो ऑब्वियसली ये टर्म जो है, इस टर्म ने इसके वर्क को कम कर दिया है। गेटिंग दिस नॉट? ओके, अब उस डिक्रीज्ड वर्क को अगर हमको इसमें इस पर्टिकुलर साइकिल में शो करना है ना, बिकॉज हम बोलते हैं एरिया अंडर टीएस डायग्राम गिव्स वर्क ट्रांसफर और हीट ट्रांसफर। साइक्लिक प्रोसेस पूरी अगर ले तो हीट ट्रांसफर इज इक्वल टू वर्क ट्रांसफर। तो अगर एरिया अंडर टीएस डायग्राम मैं देख रहा हूँ तो ये मेरे को पूरा वर्क ट्रांसफर देना चाहिए। गेटिंग दिस? पर क्या ये अभी दे रहा है, क्या नहीं दे रहा है? क्यों नहीं दे रहा है? क्योंकि यहाँ से यहाँ तक तो 1 माइनस m kg का है ना भाई, यहाँ से आप 1 kg का ले रहे हो, यहाँ से 1 माइनस m kg का ले रहे हो, तो एक ही एरिया में कैसे उसको शो कर दोगे? ओके, तो उसका तरीका क्या है कि जितना मास, जितना वर्क यहाँ पर लॉस हो रहा है उसको हम यहाँ पर एक एक्स्ट्रा इससे शो करेंगे, मतलब ये एक एक्स्ट्रा एरिया हमारा कट गया। ओके, अब जो हमको मिलेगा, अब जो एरिया हमको मिल रहा है, ये जो व्हाइट में जो एरिया दिख रहा है, दिस इज द एक्चुअल वर्क डन। गेटिंग दिस? क्या बोला मैं, समझ में आया? 1 माइनस m kg का जो वर्क है वो हमको माइनस करना है इसमें, तो हमने यहाँ पर से माइनस कर दिया। ओके, अगर ये सिंपली 1 kg ही पूरा एक्सपेंड होता तब तो ये पूरा वर्क हमको मिल जाता। ओके, बट वो एक्चुअल में 1 माइनस m kg एक्सपेंड हुआ है, तो 1 माइनस m kg हुआ है, मतलब कुछ वर्क तो उसमें लॉस हुआ है। गेटिंग दिस ना? कुछ वर्क लॉस हुआ है, कितना वर्क लॉस हुआ है, इतना वर्क लॉस हुआ है, तो इतने वर्क को हमने शेड कर दिया, ग्रे कर दिया, तो बचा क्या, बचा हुआ जो आपको व्हाइट स्पेस दिख रहा है, दिस इज नथिंग बट द वर्क डन। ओके, तो ये एक्चुअल साइकिल अगर आप देखेंगे तो ये इस तरह से हमको दिखेगी, रीजनरेटिव साइकिल। ये एक्चुअल है, बट मैंने समझाने के लिए आपको डायरेक्टली पहले उस चीज़ से समझाया, फिर उसके बाद यहाँ पर लेके आया। ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, अच्छा, इसका बताने का कारण है, अब देखो, आप ध्यान दो सर, मान लो की बात मैं नंबर ऑफ रीजनरेटर्स बढ़ाते जा रहा हूँ। ओके, अब इसमें जैसे 2 रीजनरेटर में भी आप बना सकते हैं, 3 रीजनरेटर में भी बना सकते हैं, जितने चाहे आप रीजनरेटर बढ़ा सकते हैं। इसमें अगले जो अपन बनाएंगे रीहीट रीजनरेटिव, उसमें मैं 2-3 रीजनरेटर बता दूंगा आपको, 2 रीजनरेटर 2 रीहीट बता दूंगा, है ना। तो कितने भी रीजनरेटर लेके आप बना सकते हैं और बहुत सिंपल रहेंगे कैलकुलेशन, उसमें कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, मैं कुछ और बोल रहा था, मैं बोल रहा था कि इसको अगर अपन नंबर ऑफ रीजनरेटर्स अगर मैं इंक्रीज करते जाऊँ, ओके, तब ये कर्व कैसा होगा देखते हैं। नंबर ऑफ रीजनरेटर्स इंक्रीज कर रहा हूँ मैं,
ओके। एक एक्सप्लेनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आप अभी सैचुरेटेड स्टीम ही से ही बता रहा हूँ आपको। ये यहाँ पर मैंने रीजनरेटर बढ़ाया तो ये मेरा एरिया हो गया ऐसा, एक रीजनरेटर लगाया तो ये एरिया हो गया ऐसा, समझो इस चीज़ को, ठीक है। 2 लगाऊंगा तो क्या हो जाएगा, ये ऐसा, ये ऐसा, यहाँ 2 पंप आ जाएगा, ये समझो। 3 लगाऊंगा तो ये और इस तरह का हो जाएगा, 4 लगाऊंगा तो और बढ़ जाएगा, स्टेप्स जो है वो बढ़ते जाएंगे। अगर मैं इनफाइनाइट नंबर ऑफ रीजनरेटर लगा दिया तो देखते हैं इसमें, अगर मैं इनफाइनाइट नंबर ऑफ रीजनरेटर लगा दिए, इधर देखो ध्यान से, ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ, एकदम छोटा छोटा, ये इनफाइनाइट जितना दिख रहा है उतना भी नहीं होगा, ये ऐसा है ना, ये तो फिर भी ऐसा दिख रहा है। बट अगर मैं इनफाइनाइट नंबर ऑफ रीजनरेटर लगाऊंगा तो दिस इज एज गुड एज ये इस तरह की कर्व की तरह का आएगा। ये समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ओके, ये क्या हो रहा है, ये ऐसा 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 ऐसा, इसको मैं बढ़ाते जा रहा हूँ, बढ़ाते जा रहा हूँ, बढ़ाते जा रहा हूँ, ये बढ़ाते जाऊँ, और इनफाइनाइट कर दिया तो क्या हो जाएगा, धीरे धीरे ऐसा आया, समझ में नहीं आया? ओके, सिमिलरली ये पंप को भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ पंप्स कर दो यहाँ पर भी, तो ये कैसा आ जाएगा, ये भी ये इस तरीके से, समझ में आ रही है यार? ठीक है, तो ये कौन सी साइकिल बन गई, मैंने क्या किया, क्या किया, ये चीज़ समझ में आ गई होगी। मैंने नंबर ऑफ रीजनरेटर्स को इनफाइनाइट कर दिया, बढ़ाते 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 इनफाइनाइट कर दिया, इनफाइनाइट कर दिया तो ये कर्व लाइन आ गई, ये इस तरह से, गेटिंग दिस। सिमिलरली नंबर ऑफ पंप्स को भी मैंने इनफाइनाइट कर दिया तो ये ऐसा आ गया। तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ रीजनरेटर्स जब मैं यूज़ कर रहा हूँ तब मेरे को कौन सी साइकिल मिल गई। ओके, नाउ हो क्या रहा है, दिस प्रोसेस 4-1 कौन सी प्रोसेस है, दिस इज रिवर्सिबल आइसोथर्मल हीट एडिशन प्रोसेस। ओके, आइसोथर्मल है, टीएस डायग्राम में स्ट्रेट लाइन मिल रही है, आइसोथर्मल प्रोसेस। देन प्रोसेस 1-2, दिस इज नथिंग बट ये कर्व किसका मिल रहा है, दिस इज नथिंग बट रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन प्रोसेस, ये एक्सपेंशन प्रोसेस मिलेगी हमको। ओके, रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन है। ओके, वाई रिवर्सिबल एडियाबैटिक, बिकॉज आई एम यूजिंग इनफाइनाइट नंबर ऑफ रीजनरेटर्स, इनफाइनाइट नंबर ऑफ रीजनरेटर यूज कर रहे हैं। देन 2-3 अगेन आइसोथर्मल हीट रिजेक्शन प्रोसेस। देन 3-4 एडियाबैटिक कंप्रेशन प्रोसेस, आइसोथर्मल हीट एडिशन, एडियाबैटिक एक्सपेंशन, आइसोथर्मल हीट रिजेक्शन, एडियाबैटिक कंप्रेशन। कौन सी साइकिल मिल गई, कार्नोट साइकिल, दिस इज नथिंग बट कार्नोट साइकिल। कहने का मतलब ये है, इफ़ आई एम यूजिंग इनफाइनाइट नंबर ऑफ रीजनरेटर्स, जो हमने फंक्शन यही देखा, इनफैक्ट आइडियल रीजनरेटिव साइकिल भी क्या होती है, एक तरह से कार्नोट साइकिल के ही इक्विवेलेंट होती है। इसमें भी एक्चुअल रीजनरेटिव साइकिल में भी है, जब हम नंबर ऑफ रीजनरेटर्स बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते 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 बढ़ाते, जैसे ही मैं उसको इनफाइनाइट करता हूँ, मेरी साइकिल क्या बन जाती है, कार्नोट साइकिल बन जाती है। एफिशिएंसी मुझे मैक्सिमम एफिशिएंसी मिल जाती है, कार्नोट एफिशिएंसी के इक्वल मिल जाती है। यही समझ में आ रही कि नहीं आ रहा है? ओके, सो यू कैन राइट डाउन दिस वेरी इंपॉर्टेंट नोट। कई बार ये चीज़ पूछता है, इफ़ यू आर यूजिंग नंबर ऑफ इफ़ यू आर यूजिंग इनफाइनाइट नंबर ऑफ रीजनरेटर, तब वो आपकी जो रैंकाइन साइकिल है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, थ्रू इट गेट्स कन्वर्टेड टू द कार्नोट साइकिल। ओके, नंबर ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ रीजनरेटर्स कार्नोटाइजेस द साइकिल, यू कैन से इट कार्नोटाइजेस द साइकिल। गेटिंग दिस नॉट? ओके, सो दिस इज नथिंग बट द रीजनरेटर। तो रीजनरेटर से क्या हुआ, हमारी एफिशिएंसी जो है वो ड्रास्टिकली इंप्रूव हो गई, बट वर्क डन एट द सेम टाइम, वर्क डन कम हो गया, क्योंकि जो हम एफिशिएंसी इंप्रूव कर रहे हैं वो दैट इज कमिंग एट द कॉस्ट ऑफ वर्क डन ओनली, है ना, क्योंकि हमने जब बॉयलर में जाने के पहले उसको हीट कर दिया और उस स्टीम से हीट कर दिया विच वुड अदरवाइज बी यूटिलाइज्ड इन प्रोड्यूसिंग वर्क, तो ऑब्वियसली जो वर्क डन हमको मिल रहा था वो उतना नहीं मिलेगा, उससे कम मिलेगा। ये समझना लेकिन यार, ओके, तो इसलिए हम क्या किए, एफिशिएंसी नो डाउट बढ़ गई इससे, बट साथ ही साथ वर्क डन कम हो गया। ओके, इसके पहले रीहीट साइकिल मिली थी, रीहीट साइकिल में क्या हुआ था, वर्क डन बढ़ गया था बट एफिशिएंसी वाज नॉट कंसिडरेबली इम्प्रूव्ड। यहाँ क्या हो रहा है, एफिशिएंसी इंप्रूव हो गई बट वर्क डन नहीं मिल रहा है। तो अब क्या करना चाहिए, तो अब ये चीज़ हमको समझ में आया कि रीहीट और रीजनरेशन को कंबाइन कर दो, तब हमको एक आइडियली जो चीज़ हम एक्चुअली चाह रहे हैं वो मिलेगी, कि जिसमें वर्क डन भी ज़्यादा हो प्लस एफिशिएंसी भी ज़्यादा हो। तो अब हम बनाएंगे, नेक्स्ट साइकिल विल बी रीहीट रीजनरेटिव साइकिल। ये रीजनरेटिव साइकिल थी, नाउ इट विल बी रीहीट रीजनरेटिव साइकिल।